नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम एमसीक्यू 7 to 16 जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 में हुआ था उस पेपर का एमसीक्यू 7 से लेकर 16 तक की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एमसीक्यू के थ्रू हम ईएसआई एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पर्पस ये है कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, हमारे दिमाग पर जब भी प्रश्न का दबाव पड़ता है तो हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है और तब हम में सीखने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। हमारा पर्पस सीखना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आइडिया शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। कितनी आप तक के लिए आपके लिए यूटिलिटी ये इसकी है, कितना ये आप यूटिलाइज कर पाते हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। शुरू करते हैं एमसीक्यू 7 to 16। तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रेज ensued person is defined in। अब देखिए ऐसा है, ये पार्टिकुलरली सेक्शन नंबर पूछ रहे हैं, तो पार्टिकुलरली सेक्शन नंबर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पार्टिकुलरली वो सेक्शन नंबर आना चाहिए। इतना तो सबको पता है कि जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में है, तो इन्होंने सेक्शन 2, 3, 4 ऐसा नहीं पूछा, सेक्शन 2 के ही सब सेक्शन को पूछे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। सेक्शन 214 में इंस्यूट पर्सन को डिफाइन किया गया है। देख लीजिए कहां पे डिफाइन है, ये देखिए, ये 14 है, सेक्शन 2 का 14 है। इंस्यूट पर्सन मीन्स पर्सन हु इज और वाज एन एम्प्लॉय। देखिए जी, एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय रह चुका है, who is or was an employee in respect of whom contributions are or were payable by this act, and who is by reason thereof entitled to any of the benefits provided by this act। ये बेनिफिट के प्रोविजन को ही ध्यान में रखते हुए who was भी ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन पीरियड की कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड में उसको बेनिफिट लेना है। ये तभी संभव है जब वो इंस्यूट पर्सन के डेफिनेशन में रिटायर होने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद, कंट्रीब्यूशन स्टॉप होने के बाद भी इंस्यूट पर्सन के डेफिनेशन में आता हो। इसीलिए इंस्यूट पर्सन में मीन्स ए पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय सिर्फ नहीं है, हु इज और वाज एन एम्प्लॉय मेंशन किया हुआ है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पीरियड के बाद में बेनिफिट पीरियड होता है। तो इंस्यूट पर्सन को कहां पे डिफाइन किया गया है? सब रूल 14 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो गया वो बी हो गया, सेक्शन 214। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज डिफाइंड इन। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इनमें से किसमें डिफाइन किया हुआ है? और निश्चित रूप से इसमें कोई भी गेसिंग गेम नहीं काम करने वाला है, तुक्केबाजी यहां पर काम नहीं करेगी अनलेस अनटिल वी नो द सेक्शन। इसका जो आंसर है वो डी है, सेक्शन 217 में प्रधान नियोजक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को डिफाइन किया गया है। आइए देख लेते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मींस इन अ फैक्ट्री द ओनर और ऑक्युपायर ऑफ द फैक्ट्री and includes the managing agent of such owner or occupier, the legal representative of the deceased owner। ये सब कुछ क्यों दिया जाता है? ताकि बाद में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो तो उसको क्लेरिफाई किया जा सके। सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑक्युपायर भी है, ऑनर भी है, मैनेजिंग एजेंट भी है। अर्थात प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में ऑनर भी आता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में ऑक्युपायर भी आता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में मैनेजिंग एजेंट भी आता है।
उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं। एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट, द पर्सन सो नेम्ड, ये सारे लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आते हैं। फैक्ट्री में एस्टैब्लिशमेंट में क्या है, इन एनी एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, गवर्नमेंट इन इंडिया, then the authority appointed by such government in this behalf, or where no authority is so appointed, the head of the department, अगर ये पीएसयू है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना जाएगा। ठीक है। इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, इन दोनों के अलावा और भी जितने एस्टैब्लिशमेंट होंगे जिनके पास उसकी सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, he will be treated as principal employer, राइट। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का, इन फैक्ट्री, ऑक्युपायर, ऑनर, मैनेजिंग एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The authority appointed by the government in this behalf, या तो अथॉरिटी कोई अपॉइंट की गई हो और नहीं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड इन केस ऑफ एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, जिस पर इसकी सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी उस पर कंट्रोल है, उनको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की श्रेणी में रखा गया है। समझ में आ गया? आगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है सीजनल फैक्ट्री के बारे में। सीजनल फैक्ट्री इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? 217, 218, 219, 219A। तो अगेन इसका मतलब कि कंटिन्यूअसली 3 क्वेश्चन तो उन्होंने पूछ लिया सेक्शन से रिलेटेड। इसका तात्पर्य ये है कि सेक्शन नंबर भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, सेक्शन नंबर को भी ओवरव्यू रखना पड़ेगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीजनल फैक्ट्री के डेफिनेशन में चल रहे हैं। उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये सेक्शन 219A में आता है। और आपको पहली बार मैं बताने जा रहा हूं कि सीजनल फैक्ट्री में क्या कवर होता है, क्या नहीं होता है। सीजनल फैक्ट्री के बारे में अब तक की जितनी भी अवधारणाएं आपके मन में है उसे निकाल दीजिए। फ्रेश माइंड से हम आपको बताने जा रहे हैं सीजनल फैक्ट्री कहते किसे हैं, राइट। 19A में डिफाइंड है सीजनल फैक्ट्री मीन्स a factory which is exclusively engaged in one or more of the following manufacturing process। ऐसी फैक्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ इनमें से दिए हुए कोई कार्य करती। कौन कौन सा कार्य है? कॉटन गिनिंग। कॉटन गिनिंग में क्या होता है? कपास के बीज को निकाला जाता है। कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रेसिंग, उनको प्रेस किया जाता है। डिकोर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट है उनको कवर से निकाला जाता है। सो डिकोर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट। द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी, कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग, इंडिगो की मैन्युफैक्चरिंग, लैक की मैन्युफैक्चरिंग, रबर की मैन्युफैक्चरिंग, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग और टी। यहां तक का एक फ्रेज मान लीजिए, यहां तक का एक फ्रेज है अप टू टी, अर्थात ऐसी कंपनी जो कॉटन गिनिंग, कॉटन, जूट प्रेसिंग, डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, इंडिगो, लैक, रबर, शुगर और टी में काम करती हो, दे आर ट्रीटेड एज सीजनल फैक्ट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ वर्क। ये 1 महीने का है या 5 महीने का है या 7 महीने का है, इसका कंडीशन इससे पहले वाले में नहीं दिया है। ये इससे रिलेटेड जितने भी हैं यहां तक का क्लियर है कि जो एक्सक्लूसिवली ये इस काम में लगे हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज सीजनल फैक्ट्री। और क्या है? और जो है एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस which is incidental to or connected with any of the aforesaid process।
इनसे मिलता जुलता कुछ और कनेक्टेड हो, एंड फिर से क्या है, एंड भी है, इंक्लूड्स ए फैक्ट्री विच इज इंगेज्ड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 मंथ, नोट कर लीजिए, नॉट एक्सीडिंग 7 मंथ इन ए ईयर, वो ए और बी के लिए है। ये जो यहां से एंड से लेकर के ये जैसे कि ए में क्या है, इन एनी प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग, पैकिंग और रीपैकिंग ऑफ टी और कॉफी, इस काम में 7 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 7 मंथ तक अगर काम होता है, इट विल बी ट्रीटेड एज सीजनल फैक्ट्री। 8 मंथ काम हो गया, इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज सीजनल फैक्ट्री, इस ए के कंडीशन में। दूसरा, in such other manufacturing processes as the central government may by notification in the official gazette specify। सो पहला तो यह है कि टी और कॉफी के ब्लेंडिंग, पैकिंग, रीपैकिंग प्रोसेस जो है, ऐसा कार्य अगर 7 मंथ तक होता है तो इसको सीजनल फैक्ट्री में ट्रीट करेंगे। अगर इसको सालों भर होता है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सीजनल फैक्ट्री। और भी कोई ऐसा, जैसे टी से रिलेटेड, कॉफी से रिलेटेड इन्होंने कर दिया, ऐसे रिलेटेड अगर वो राइस से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो नोटिफाई करेगी तभी होगा, अगर नोटिफाई नहीं करेगी तो नहीं होगा। राइस भी सीजनल है ना, राइस भी सीजनल है, तो राइस से रिलेटेड भी अगर कुछ प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके इस प्रोसेस में लाना चाहे, सीजनल फैक्ट्री के डेफिनेशन में लाना चाहे तो ला सकती है। तो ये जो 7 मंथ है, एज ऑन डेट, इट इज exclusively for the blending, packing and repacking of tea और कॉफी, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इनके लिए 7 मंथ नहीं लिखा है। कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रेसिंग, डिकॉर्टिकेशन ऑफ ग्राउंड नट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, इंडिगो, लैक, रबर, शुगर मिल सालों भर चलेगी, कोई बात नहीं, सीजनल फैक्ट्री में होगी नहीं जाएगी। 7 मंथ का कंडीशन यहां पे लगा है, सबके लिए 7 मंथ का कंडीशन नहीं लगा है, ऐसा सबसेक्शन 19 ए में मेंशन किया हुआ है। आप भी इसको ध्यान में रख लीजिए, ये बहुत से क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने में हमें हेल्प करने वाले हैं, राइट। अगर समझ में आ गया है तो ये आपका चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके YouTube पर ये रेड दिख रहा है तो इसको टच कीजिए, कलर चेंज हो जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। अब देखिए सब्सक्राइब हो जाता है, उसके बाद से लाइक कीजिए, और जो भी आपके मन में भावनाएं आती है हमारे क्लास के प्रति, उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बड़ा पेक्यूलियर क्वेश्चन है, इसका आंसर बड़ी धैर्य से देना है। विच इज नॉट ए सीजनल फैक्ट्री, इनमें से कौन सीजनल फैक्ट्री नहीं है? ए सीमेंट फैक्ट्री वर्किंग फॉर 5 months, a factory manufacturing sugar for 5 months, a factory manufacturing lead for 5 months, all of them। क्या लगता है इनमें से कौन सा होना चाहिए? 10 सेकेंड का पॉज लेता हूं, बताइए, अब बताइए इसका क्या आंसर लगता है। विच इज नॉट ए सीजनल फैक्ट्री, अ सीमेंट फैक्ट्री वर्किंग फॉर 5 months, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग शुगर फॉर 5 months, ये सीजनल फैक्ट्री है। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लैक फॉर 5 months, ये सीजनल फैक्ट्री है। तो कौन सा नहीं? सीमेंट फैक्ट्री भले 5 महीना काम करे या 12 महीना काम करे, सीमेंट का नाम ही नहीं है उस सेक्शन में। जिस सेक्शन में सीजनल फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है उसमें सीमेंट का नाम नहीं है, तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। सीमेंट फैक्ट्री ये 5 महीना जो दे दिया है, ट्रैप करने के लिए दे दिया है। शुगर फैक्ट्री भले 5 महीना चले, 1 महीना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीजनल में आती है। लैक की फैक्ट्री सीजनल में आती है, सीमेंट फैक्ट्री सीजनल फैक्ट्री में नहीं आती। ठीक है, मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज आर मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन? आपको हमने बताया है चैप्टर 2 में कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमिटी
एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, प्रोविजन दिए हुए। प्रश्न यहाँ पर यह है कि कॉरपोरेशन में इंप्लॉइज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेंबर होते हैं? ये आंसर मोस्टली लोगों को पता है, ये 10 आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता हो गया, हाउ मेनी पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉइज आर मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। अभी तक हमने कॉरपोरेशन का क्वेश्चन था, ये स्टैंडिंग कमिटी का है, और इसको भी इससे पहले वाले में जितने मैंने पढ़ाया उनको आंसर इसका पता है, आंसर 3 है। अब प्रश्न ये है कि हमारे पास ये साई कॉरपोरेशन हो गया, ये स्टैंडिंग कमिटी हो गया, और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल हो गया। उसमें जितने भी कंपोजिशन में जो मेंबर होते हैं बदल बदल के उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छा ये होगा कि उनका हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, एक बार में उसको समझ लें, ताकि उसको सॉल्व करने में हमारे, तो आइए यहां से हम एक कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए ला रहे हैं। हाँ, आपके लिए एक माइलस्टोन ये लगने होने वाला है, ऐसा स्टडी आपने शायद ही कहीं देखा होगा। आपके लिए प्रस्तुत है कंपैरेटिव स्टडी। हम यहाँ पर एक टेबल बनाकर लेकर आ रहे हैं, जिसमें कॉरपोरेशन के मेंबर्स के बारे में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के मेंबर्स के बारे में, किस सेक्शन में आते हैं और इनका टेन्योर कितना होता है, इन सब का डिटेल में लेकर के आ रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, सीरियसली बैठिए, क्योंकि यहां से आपको नई चीज में सिखाने वाला हूं। इस एक टेबल को अगर आपने समझ लिया तो कम से कम चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन है वो तो आपके कभी गलत नहीं होंगे गलत, दावा है मेरा। शुरू करो, चलिए। तो ये हमारी हेडिंग है, हमने इस हेडिंग में ये कंपोजिशन है, कॉर्पोरेशन का कंपोजिशन, स्टैंडिंग कमेटी का कंपोजिशन, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है। तो पहले कॉर्पोरेशन का देख लेते हैं, किस सेक्शन में आता है कॉर्पोरेशन होगा, ये सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, और कंपोजिशन सेक्शन 4 में लिखा है। तो मैं मान के यहां पर लिख देता हूं कॉर्पोरेशन के लिए सेक्शन 4, स्टैंडिंग कमेटी सेक्शन 8, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल सेक्शन 10, 4 8 10, 4 8 10 याद रहेगा। कॉर्पोरेशन सेक्शन 4, स्टैंडिंग कमेटी सेक्शन 8, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल सेक्शन 10, 4 8 10, 4 8 10। आइए देखिए, ये कॉर्पोरेशन है, सेक्शन 3 4 में है। चेयरमैन एक होते हैं, जनरली लेबर मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन एक होते हैं, जनरली लेबर सेक्रेटरी होते हैं। पर्सन्स अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 5 होंगे। रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स, ये भी नॉमिनेशन करते हैं स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 28 स्टेट हैं, तो ईच स्टेट से 1 लेते हैं, तो 28 इसके मेंबर होते हैं। यूनियन टेरिटोरीज को मिला करके एक मेंबर रखते हैं। इंप्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव 10 होते हैं, इंप्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव 10 होते हैं, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ध्यान में रखना है, नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 2 होते हैं, एमपीज 3 होते हैं, जिसमें से 2 पार्लियामेंट 2 लोकसभा के होंगे, 1 राज्यसभा के। डायरेक्टर जनरल 1, टोटल 62 हो गए। सो कॉरपोरेशन के कंपोजिशन में मैक्सिमम 62 मेंबर्स हो सकते हैं। 62 कैलकुलेशन आपका आना चाहिए। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से अपॉइंट करती है। 28 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक यूनियन टेरिटरी का। 10 एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 10 एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, 3 एमपी होते हैं, जिसमें से 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, और 1 डीजी साहब होते हैं। कुल मिलाकर के 62 मेंबर्स होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, टेन्योर अगर इनकी बात करें, तो इनकी टेन्योर का हिसाब ऐसा है कि जितने नॉन पॉलिटिकल है, जो नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है, दैट इज फॉर 4 इयर्स।
जैसे एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव, ये पॉलिटिशियन नहीं, तो ये 4 ईयर के होंगे। बाकी सब जितने पोस्ट हैं वो पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है, जो पार्टी पावर में है वो नॉमिनेट करती है, तो उनका जो टेन्योर होगा टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। एमपी का कब तक होगा? जब तक वो एमपी है और टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। डीजी साहब का कब तक होगा? जब तक वो डीजी है, इज एक्स ऑफिशियो मेंबर। सो जब तक ये डीजी है तब तक रहेंगे। क्वेश्चन आता है नॉर्मली 4 ईयर वाला, सो 4 ईयर इज द करेक्ट आंसर फॉर टर्म ऑफ ऑफिस फॉर टेन्योर ऑफ द पोस्ट ऑफ द पर्सन। कॉर्पोरेशन, इन सबको कॉर्पोरेशन मेंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ईएसआई कॉर्पोरेशन में कितने को मेंबर होंगे? 60। हाईएस्ट मेंबरशिप कितनी होती है? हर स्टेट से एक एक आ जाते हैं। उसके बाद से एम्प्लॉयर के 10 हो गए, एम्प्लॉयज के 10 हो गए। उसके बाद से 5 जो अदर पर्सन होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। एमपी 3 हो गए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 2 हो गए, बाकी डीजी साहब 1 हो गए, चेयरमैन 1 हो गए, वाइस चेयरमैन 1। 62। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर समझ में आ गया है तो स्टैंडिंग कमेटी में चले, कमेंट बॉक्स में डालिए। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए स्टैंडिंग कमेटी पर चलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो है सेक्शन 8 में मेंशन किया हुआ है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन नहीं होते। पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 3 होते हैं। स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, 3 स्टेट को बोला जाता है कि आप अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजिए। रोटेशन बेसिस पे चलता है तो 3 ही होता है, यूनियन टेरिटरीज का होता है। इंप्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव और इंप्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव 3 होते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 1 होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 होंगे, डीजी साहब 1 होंगे, टोटल 16 होगा। ये टोटल 16 ही होता है। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। टर्म ऑफ ऑफिस यहाँ 4 ईयर था, यहाँ पर 2 ईयर है। 2 ईयर उनके लिए है जो नॉन पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल है वो टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। राइट। स्टैंडिंग कमेटी में मैक्सिमम 16 हो। हाईएस्ट इसमें 3 का आप देख लीजिए, या तो 1 है नहीं तो 3 है। 3 कॉर्पोरेशन मेंबर है, 3 रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स है, 3 एम्प्लॉयर एसोसिएशन एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव है, 3 एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव। वेरी सिंपल। सेक्शन जो है अगर ये 4 है तो ये 8 है। वेरी सिंपल। टेनर अगर ये 4 ईयर है तो ये 2 ईयर है। वेरी सिंपल। हाउ मेनी पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज आर मेंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल? अभी हमने बताया था 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हाट इज द टेनर ऑफ मेंबर्स ऑफ बेनिफिट मेडिकल बेनिफिट काउंसिल? अभी हमने बताया था 4 to 4, सो इसमें 4 हो जाएगा सी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द को चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल? इसकी भी चर्चा हमने किया था। डीजी साहब जो है चेयरमैन है, और को चेयरमैन जो है वो डीजी एचएस है, हेल्थ सर्विसेज। वो चेयरमैन, ये गलत हो गया। ये इसका आंसर बी है, सी नहीं है। हाँ, इसका आंसर बी है। को चेयरमैन कौन होंगे? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। मेडिकल कमिश्नर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर। तो इस तरीके से ये 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, सी नहीं है। मार्किंग रॉन्ग हो गई है। इसका करेक्ट आंसर डीजीएचएस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बहुत शॉर्ट में हमने आपको बताया और बहुत शॉर्ट में आपको समझ में आया। अगर मैं चैप्टर 2 को एक एक करके मैं आपको बताता चलता, मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल आर गिवन इन सेक्शन 22। रूल 14, यहाँ पर संयोग से ये आंसर यहाँ पर आ ही गया है, तो रूल 14 में मेंशन किया हुआ है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल आर गिवन इन सेक्शन 22, ये बता रहे हैं। रेड विद रूल नंबर 14। ठीक है, तो रूल नंबर 14 हम देख लेते हैं क्या है। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल,
उसकी चर्चा हम इससे पहले वाले क्लासेस में कर चुके हैं, इसलिए मैं इस क्लास को लंबा नहीं बनाना चाहता। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो है रूल नंबर 14 में मेंशन किया हुआ है। क्या पावर है? टू एडवाइज द कॉर्पोरेशन इन रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सेटिंग ऑफ ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को कंस्टिट्यूट करने का पावर जो है एमबीसी उसको एडवाइज करती है कॉर्पोरेशन को कि करना है। Make recommendation to the corporation in regard to the scale and nature of medical benefit provided at hospital dispensaries. अब मेडिकल से रिलेटेड जहां भी चीजें आएंगी, नॉर्मली इट विल बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल विच इज given in rule 22 section 22 and rule 14. कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। एक बार फिर मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूं। ये आपका हेडिंग हो गया है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, पर्सन्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स, persons representing union territories, employers representative, employees representative, medical representative, member of parliament, director जनरल। टोटल कितने हैं? टर्म ऑफ ऑफिस कितने हैं? ये कॉर्पोरेशन का है, सेक्शन 3(4) में आता है, 4 लिख लीजिए, 4 में आता है। चेयरमैन 1 होंगे, वाइस चेयरमैन 1 होंगे, पर्सन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 5 होंगे, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले 28 मेंबर, 1 फॉर ईच स्टेट, यूनियन टेरिटोरीज के लिए 1, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव 10, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव 10, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 2, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 जिसमें से 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, डायरेक्टर जनरल 1, टोटल 62। ये आपका कैलकुलेशन आना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस 4 इयर्स। स्टैंडिंग कमेटी का जब हम देखते हैं तो सेक्शन 8 है, चेयरमैन 1 होते हैं, वाइस चेयरमैन नहीं होते। पर्सन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर बेसिकली आपको 1313 इतना ही मिलेंगे। स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले भी 3 हैं, यूनियन टेरिटोरी का डैश है, 0 है। एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर 3, एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव 3, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 1, MP 1 और डायरेक्टर जनरल जो 1 है। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल को मिलाकर के यहाँ पर 16 हो गए, और जो टेनर हो गया उनका 2 इयर्स हो गया। जो पॉलिटिकल पर्सन होंगे टिल प्लीजर ऑफ द गवर्नमेंट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग SGKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।